नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो गुजरे जमाने की होकर भी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। चलिए इस यादगार कहानी की परतों को एक साथ खोलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या जानवर भी आजादी के लिए लड़ सकते हैं? ये कहानी सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है। ये कहानी है सम्मान की, आजादी की और अपने हक के लिए लड़ने की भावना की। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती कहां से है? आप सोचेंगे दो बैलों से, है ना? पर नहीं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कहानी शुरू होती है प्रेमचंद के एक गहरे विचार से, जो उन्होंने जानवरों के स्वभाव को लेकर किया है। प्रेमचंद हमें सबसे पहले गधे के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वही गधा जिसे हम सीधेपन की वजह से मतलब बेवकूफ़ी का दूसरा नाम समझते हैं। लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं, क्या ये सीधापन, ये सहनशीलता वाकई एक गुण है? और फिर वो एक चौंकाने वाली तुलना करते हैं अफ्रीका और अमेरिका में बसे भारतीयों की दुर्दशा से, जहां उनकी इसी सहनशीलता को उनकी कमजोरी मान लिया गया और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। और यहीं एंट्री होती है हमारे असली हीरोज की, यानी बैलों की। वो गधों की तरह पूरी तरह से चुपचाप सब कुछ सहने वाले नहीं हैं। नहीं, वो कभी कभी गुस्सा भी दिखाते हैं, अड़ भी जाते हैं। इसीलिए उन्हें मजाक में बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। मतलब हैं तो सीधे, पर इतने भी नहीं। और यही छोटा सा फर्क उन्हें कहानी का एक मजबूत किरदार बनाता है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के दिल से, उसकी आत्मा से, हीरा और मोती। उनका ये जो अटूट भाईचारा है ना, वही इस पूरी कहानी की जान है। ये हैं हीरा और मोती, और ये हैं उनके मालिक झूरी। लेकिन इनके बीच का रिश्ता मालिक और जानवर का नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक परिवार जैसा था। झूरी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और वो दोनों भी अपने मालिक पर अपनी जान देते थे। उनकी दोस्ती की गहराई तो देखिए, कमाल की थी। वो बिना कुछ बोले एक मूक भाषा में एक दूसरे का हर दर्द, हर खुशी समझ जाते थे। काम करते हुए दोनों की कोशिश रहती थी कि ज्यादा बोझ मेरे कंधे पर आए, मेरे दोस्त पर नहीं। दिन भर की थकान वो एक दूसरे को चाट सूंघ कर मिटा देते थे। उनमें वाकई कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो हम इंसानों में भी, जो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, कम ही मिलती है। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, ये शांत और प्यार भरी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके लंबे और मुश्किल सफर की नींव रख दी। हुआ ये कि झूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेज दिया, अपने साले गया के घर काम करने के लिए। अब जरा उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए। हीरा और मोती को लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया, धोखा दिया। और ये जो अपमान की भावना थी ना, बस यहीं से उनके दिलों में बगावत की पहली चिंगारी भड़क उठी। ये थी उनकी पहली बगावत। कोई मामूली बात नहीं थी ये। उन्होंने चुपचाप अपनी किस्मत को नहीं स्वीकारा, नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी से आजादी को चुना और रात के अंधेरे में मोटी मोटी रस्सियां तोड़कर सीधा उस इंसान के पास लौट आए जिसे वो अपना सब कुछ मानते थे। पर अफसोस, उनकी ये घर वापसी बस कुछ पलों की ही खुशी थी। गया उन्हें फिर से लेने आ जाता है और इस बार उनका सामना और भी बड़ी मुश्किलों से होता है। गया के घर पर उन्हें प्यार तो मिला नहीं, मिली तो सिर्फ मार, और अच्छे खाने की जगह मिला रूखा सूखा भूसा। लेकिन उसी अंधेरे में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण भी थी, एक छोटी बच्ची। वो खुद सौतेली माँ के हाथों सताई जाती थी, इसलिए वो इन बेजुबान बैलों का दर्द अच्छे से समझती थी। और वो चुपके से उन्हें अपनी रोटियां खिलाकर न सिर्फ उनका पेट भरती थी, बल्कि उनके टूटे हुए दिल को भी सहारा देती थी। आजादी की इस तलाश में उनके सामने आ खड़ी हुई मौत एक विशाल खूंखार सांड के रूप में। लेकिन यहां हम उनकी हिम्मत और टीम वर्क का एक जबरदस्त नजारा देखते हैं। वो बिना एक लफ्ज बोले आंखों ही आंखों में पूरी रणनीति बना लेते हैं और ये साबित कर देते हैं कि एकता में सचमुच कितनी बड़ी ताकत होती है। और फिर आता है वो पल जो उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है। मटर के खेत में मोती कीचड़ में फंस जाता है और पकड़ा जाता है। अब हीरा तो भाग सकता था, वो आजाद हो सकता था, लेकिन उसने क्या चुना? उसने अपने दोस्त के साथ कैद होना चुना। ये दोस्ती की, वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो हमें उनके रिश्ते की असली गहराई दिखाती है। अब पकड़े जाने के बाद उन्हें कांजी हाउस में डाल दिया जाता है और ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था। जरा कल्पना कीजिए उस जगह की। कांजी हाउस एक तरह से जानवरों की जेल, जहां बकरियां, भैंसें, घोड़े सब के सब भूख प्यास से बस अधमरे पड़े थे।
ये एक ऐसी जगह थी जहां हर उम्मीद दम तोड़ देती थी। और यहीं पर कांजी हाउस के अंधेरे में हीरा मोती का संघर्ष सिर्फ दो बैलों का नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक बन जाता है भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम का। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि आज़ादी कोई थाली में परोसी हुई चीज नहीं है, इसके लिए बार बार लगातार लड़ना पड़ता है। कांजी हाउस उस वक्त का गुलाम भारत था और उसके अंदर कैद जानवर गुलाम भारतवासी। और इसी घोर निराशा के बीच से निकलते हैं कहानी के सबसे बड़े सबक। मोती तय करता है कि अब बहुत हुआ, चुप नहीं बैठना है। वो अपनी सींगों की टक्कर से कांजी हाउस की कच्ची दीवार को तोड़ देता है और सभी जानवरों को आजाद करा देता है। वो हमें सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा सहनशीलता पाप है और आजादी के लिए लड़ना ही पड़ता है। मोती ने बाकियों को तो आजाद करा दिया, पर किस्मत देखिए, वो और हीरा खुद नहीं भाग पाए। अब उन्हें खतरनाक मानकर नीलाम कर दिया जाता है। उन्हें खरीदता है एक डरावना लाल आंखों वाला कसाई, एक दाढ़ियाल आदमी। उस पल तो उन्हें लगा कि बस खेल खत्म, उनकी जिंदगी का ये लंबा सफर अब मौत पर ही जाके रुकेगा। लेकिन तभी जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, एक चमत्कार होता है। उन्हें रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो कुआं, अरे वो पेड़, ये तो उनके अपने गांव का रास्ता है। घर की याद उनके मरते हुए शरीर में बिजली की तरह एक नई जान फूंक देती है। और फिर क्या था, वो अपनी पूरी जान लगाकर कसाई के चंगुल से छूटकर अपने घर की ओर ऐसे भागे जैसे जिंदगी की ओर भाग रहे हों। झूरी उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ता है। और कमाल तो तब होता है जब झूरी की पत्नी, जो पहले उन पर बहुत नाराज थी, अब आगे बढ़कर गर्व से उनके माथे चूम लेती हैं। उनका लंबा और मुश्किल संघर्ष आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौट आते हैं, क्या ये सिर्फ दो बैलों की कहानी है, या फिर ये उस अदम्य भावना की कहानी है जो एक पूरे राष्ट्र के दिल में धधक रही थी, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए। प्रेमचंद में इस सरल सी कहानी के जरिए आज़ादी की लड़ाई का पूरा दर्शन हमारे सामने रख दिया है।